हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, प्राचीन भारत की इतिहास की हम क्लास पढ़ रहे थे और इसके तहत 7 वीडियो हम बना चुके हैं और आज की जो क्लास है यह 8वीं क्लास है और हम इस प्राचीन भारत के इतिहास को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो मेरे साथियों, आज का जो वीडियो है इस वीडियो में 20 और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है यह यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उन सभी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी शिक्षा ओशन करवाता है। इसी वजह से आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों, मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग इन सब की लिंक अवेलेबल करवा दी गई हैं। तो मेरे साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज के लिंक पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। मेरे साथियों, इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए। मेरे साथियों, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जहां पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का ब्लॉग है, उस ब्लॉग की लिंक भी आपको हमने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो उस लिंक पर जाकर आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा जहां पर आपको हमारे हर क्लास का पीडीएफ मुफ्त रूप में प्राप्त करवाया जाएगा। जितने भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उन सभी क्लासेस के फ्री पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा और वहां से उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की इस क्लास को। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को हर प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जहाँ जहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टूडेंट कर रहे हैं उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग हमारे इन वीडियो के लिंक को शेयर करके आप हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। मेरे साथियों, तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। और इस पूरी मेगा सीरीज का यह क्वेश्चन है 141वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 141वां कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया था। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया था। मेरे साथियों, प्रश्न का ऑप्शन में आपको जो उत्तर सही लग रहा है वह सही उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं या ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वे सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि मुझे ऐसा लगे कि आपकी एक्टिविटीज़ मेरे साथ हैं। तो साथियों, प्रश्न हमसे कहता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय किसने हराया था। तो ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है साथियों पुलकेशन द्वितीय, इसके पश्चात आपका ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है कालाशोक। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन जो है इनको हराया था आपके चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने। यानी महेंद्र वर्मन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप आपके पुलकेशन द्वितीय जीत गए थे। यानी पुलकेशन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 141 का राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है मेरे साथियों। अब महेंद्र वर्मन के जो पुत्र थे जिनका नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन सेकंड के आपके पुत्र थे नरसिंह वर्मन सेकंड। अब नरसिंह वर्मन सेकंड ने फिर पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है, यानी पुलकेशन द्वितीय को हराया महेंद्र वर्मन ने, ठीक है, महेंद्र वर्मन को, और महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था नरसिंह वर्मन ने फिर उसके पश्चात पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 141 का राइट आंसर बी वाला होगा, पुलकेशन द्वितीय।
चले साथियों, अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 142 बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ से मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप सभी लोगों को मुझे देना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर कल की क्लास में हम जान चुके थे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको कल की क्लास कितनी याद है। ठीक है, तो क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से है कि कालिदास का नाम किस अभिलेख में है। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? ऑप्शन ए इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी हाई होल का अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ का अभिलेख, ऑप्शन डी हनुमान कोरडा का अभिलेख। ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा अभिलेख आपके जिसके अंतर्गत कालिदास जी का वर्णन किया गया है? मेरे साथियों, जब यह प्रश्न परीक्षा में आता है और कालिदास से संबंधित अभिलेख के बारे में पूछता है, ठीक है, तो अधिकांश बच्चे इलाहाबाद स्तंभ लेख को सही उत्तर मानते हैं और इस इलाहाबाद स्तंभ लेख का चुनाव कर देते हैं। किंतु मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 142 का राइट आंसर ए वाला नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हाई होल का अभिलेख है। ठीक है, कौन सा है? हाई होल का अभिलेख है। ठीक है, और इस हाई होल अभिलेख की चर्चा कल हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है साथियों, अब हाई होल का जो अभिलेख है मेरे साथियों, यह संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और इसी हाई होल अभिलेख में कालिदास और भैरवी दोनों का जिक्र किया गया है। और ये जो अभिलेख है जो कि संस्कृत और कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, यह अभिलेख आपके पुलकेशन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के द्वारा इस अभिलेख को बनवाया गया था। संस्कृत और कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, कालिदास और भैरवी का नाम का जिक्र है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 142 का राइट आंसर हो गया बी वाला हाई होल अभिलेख। ठीक है, चलो ये तो बात हमने इस प्रश्न की करी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप सभी लोगों को देना है और मुझे यह भी देखना है कि आप कितनी तत्परता के साथ मेरी क्लास में बैठते हैं और मेरी क्लास को लेते हैं। जो मैं प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूं, वे प्रयास आप तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे, मुझे ये देखना है। तो मेरे साथियों बताइएगा कि आई होल का जो अभिलेख है, ठीक है, आई होल का जो अभिलेख है, इस अभिलेख को किसने लिखा था? और कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। हाई होल जो है, ठीक है, जैसे आई होल, यह आई होल का जो अभिलेख है, इस अभिलेख को किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो तुरंत आप सभी लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा साथियों। मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 143, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्म उपदेश में दर्शाया गया एक भाव है? यानी साथियों, जब हमने इस इतिहास की पहली या दूसरी क्लास हमने ली थी, तब मैंने आपको गौतम बुद्ध से संबंधित उनके सारे चिन्हों के बारे में बताया था कि कौन सा चिन्ह गौतम बुद्ध के किस क्रिया को बतलाता है। ठीक है, तो उसी के तहत प्रश्न ये है कि कौन सा चिन्ह या कौन सी ऐसी मुद्रा है गौतम बुद्ध की जो उनके धर्म उपदेश को बताती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अभय मुद्रा, ऑप्शन बी त्याग मुद्रा, ऑप्शन सी ध्यान मुद्रा और ऑप्शन डी धर्म चक्र मुद्रा। तो कौन सी ऐसी मुद्रा है जो आपके गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम जो धर्म उपदेश था उसको दर्शाती है? तो क्या साथियों वह अभय मुद्रा होगी, या वह त्याग मुद्रा होगी, या वह होगी ध्यान मुद्रा, या वह होगी धर्म चक्र मुद्रा? तो साथियों याद रखिएगा मेरे साथियों, आप सभी लोग, कि वह मुद्रा है धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, चक्र चिन्ह आता है साथियों। ठीक है, इस चक्र चिन्ह का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म का प्रचार करना तथा उनके द्वारा उपदेश को प्रदान करना। ठीक है, तो जो उनका प्रथम उपदेश था, वह प्रथम उपदेश की जो मुद्रा है, मुद्रा का मतलब चिन्ह होगा साथियों। ठीक है, मुद्रा का मतलब चिन्ह, तो वह मुद्रा धर्म चक्र मुद्रा कहलाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 143 का राइट आंसर डी वाला है साथियों। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 144,
बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे। प्रश्न क्रमांक 144 क्या कहता है मेरे साथियों, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई। ऑप्शन ए चामुंडा राय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी अशोक। किसके द्वारा श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप नियमित रूप से मेरी क्लास को ले रहे हैं। तो जब सब कुछ कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग है तो देर किस बात की है। सभी बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। मेरे साथियों याद रखिएगा, आप ये मत सोचना कि मुझे इसका आंसर नहीं आता। आपका कार्य उत्तर देने का है, चाहे वह गलत हो या सही हो। आप सिर्फ उत्तर दीजिए, सही उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप तो सिर्फ उत्तर दीजिए। तो जल्दी से आप प्रश्न क्रमांक 144 का उत्तर मुझे बताइए। मेरे साथियों याद रखिएगा, हमें 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास पढ़नी है, ठीक है। मैं आप सभी का इंतज़ार करूंगा करंट अफेयर्स की क्लास में। सारे करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ हैं वो सभी मैं निकाल कर उनको डिस्कस करवाऊंगा। तो आप सभी लोग समय पर क्लास में उपस्थित होकर करंट अफेयर्स की क्लास को लीजिएगा। तो मेरे साथियों श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, इस गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण, यह निर्माण आपके चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। श्रवणबेलगोला जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। चामुंड राय ने वहाँ पर श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था, ठीक है। यह जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे, उन ऋषभदेव के पुत्र की मूर्ति हैं, और इन्हें बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मेरे साथियों। और ऋषभदेव हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो साथियों याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, वह गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 145। प्रश्न क्रमांक 145 क्या कहता है कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। मेरे साथियों प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। 16 महाजनपद थे। अब उन 16 महाजनपदों में एक जनपद उज्जैनी थी। अब उस उज्जैनी की राजधानी हम लोगों से पूछी है, और आपके परीक्षा में इन 16 महाजनपदों से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जितने भी आगे आने वाले प्रश्न होंगे वह मोस्टली प्रश्न आपके इन 16 महाजनपदों से संबंधित होंगे। कुछ प्रश्न टू द पॉइंट होंगे, तो कुछ प्रश्न आपके कंसेप्ट वाले होंगे। जो कंसेप्ट वाले होंगे उनमें कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 145 हमसे क्या कह रहा है कि उज्जैनी की जो महाजनपद है, इस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी सुरसेन, ठीक है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, आपके उज्जैनी जो थी वह राजधानी आपके अवंती, ठीक है। क्या राइट आंसर है आपका अवंती। मेरे साथियों याद रखिएगा, अवंती जो महाजनपद उसकी राजधानी उज्जैनी। तो प्रश्न क्रमांक 145 का राइट आंसर ए वाला होगा। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 146 क्या कहता है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए गांधार महाजनपद, ऑप्शन बी अंग महाजनपद, ऑप्शन सी मगध महाजनपद और ऑप्शन डी काशी महाजनपद। तो किस महाजनपद की राजधानी आपके तक्षशिला थी। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला एक विश्वविद्यालय था जो कि आपके सिंध प्रांत में स्थित है, और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। बंटवारे के पश्चात यह पाकिस्तान में स्थित हो गया है, ठीक है। तो ये जो तक्षशिला जो राजधानी थी,
यह राजधानी आपके गांधार महाजनपद की थी। ठीक है, किसकी थी? गांधार महाजनपद की थी। और इसी तक्षशिला में आपके शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी, एक उन्नत शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी मेरे साथियों। और एक उन्नत शिक्षा व्यवस्था का केंद्र आपके यहाँ पर स्थित था। ठीक है, तो तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तो प्रश्न क्रमांक 146 का राइट आंसर गांधार होगा साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है मेरे साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच का कौन सा नगर था? उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच का कौन सा नगर था? यानी ये उत्तर पथ और ये दक्षिण पथ। ठीक है, इन दोनों के बीच का कौन सा नगर था? ठीक है, इतिहास में किस नगर को उत्तर पथ और दक्षिण पथ का मध्य का नगर मानते हैं? तो ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी है वैशाली। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ हैं, ठीक है, उत्तर पथ यानी उत्तर का रास्ता और दक्षिण पथ यानी दक्षिण का रास्ता, उसके बीच का जो नगर है उस नगर को माना जाता है मथुरा को। ठीक है साथियों, किसे मान रहे हैं? मथुरा को माना जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 147 का राइट आंसर मेरे साथियों क्या होगा? मथुरा होगा। ठीक है, कुछ टू द पॉइंट क्वेश्चन भी आते हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। इन टू द पॉइंट क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखकर समझना ताकि आपको ये याद हो जाए और जब भी आप परीक्षा में बैठे तो जब ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आए तो तुरंत ऑप्शन क्लिक हो जाए और आप बिना कंफ्यूजन के उसका आंसर लगा सकें। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 147 का राइट आंसर ए वाला मथुरा होगा। आइए साथियों जानते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न क्रमांक 148, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए पांचाल महाजनपद, ऑप्शन बी सूरसेन महाजनपद, ऑप्शन सी कुरु महाजनपद और ऑप्शन डी आपका वज्जी महाजनपद। तो मेरे साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग कि जो मथुरा जो राजधानी थी, यह मथुरा राजधानी आपके सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। किसकी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी। ठीक है, और ये जो मथुरा है, ठीक है, यह मथुरा वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है मथुरा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी आपके मथुरा हुआ करती थी। तो मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 148 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 149 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 149 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 149 कहता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पांचाल जो महाजनपद था, ठीक है, यह महाजनपद को दो भागों में विभाजित किया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो बात करते हैं अगर दक्षिणी पांचाल की, ठीक है, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कापिल्य थी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए है अहिछत्र, ऑप्शन बी है वज्जी, ऑप्शन सी है कापिल्य और ऑप्शन डी है मथुरा। तो मेरे साथियों कापिल्य तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कापिल्य तो आपके दक्षिणी पांचाल की राजधानी है। हमसे पूछा उत्तरी पांचाल की, तो अब बचा ए वाला ऑप्शन अहिछत्र, ऑप्शन बी बचा है वज्जी और ऑप्शन डी बचा है मथुरा। तो मेरे साथियों मथुरा तो होगा नहीं क्योंकि मथुरा तो सूरसेन की राजधानी बनी है। अब बचे दो हैं अहिछत्र और वज्जी। तो मेरे साथियों याद रखिएगा आप कि उत्तरी पांचाल की राजधानी आपके अहिछत्र थी। क्या थी? अहिछत्र। तो प्रश्न क्रमांक 149 का राइट आंसर ए वाला होगा
अहिछत्र। ठीक है मेरे मित्रों, चले साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 150। प्रश्न क्रमांक 150 क्या कहता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी पांचाल, ऑप्शन डी वज्जी। कुरु महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, पांचाल महाजनपद और वज्जी महाजनपद, किस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी? मेरे साथियों याद रखिएगा, वर्तमान में जो इंद्रप्रस्थ हैं वह दिल्ली है। ठीक है, वर्तमान में जो इंद्रप्रस्थ हैं वह दिल्ली है, यानी दिल्ली का पुराना नाम ही इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, और ये जो इंद्रप्रस्थ राजधानी आपकी थी कुरु की, कुरु महाजनपद की राजधानी आपके इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 150 का राइट आंसर ए वाला होगा कुरु। ठीक है मित्रों, चले जी, अब ज़रा अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। मेरे साथियों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले जो मेरे साथी हैं जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो मेरे साथियों इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्लास को लाइक तो कर ही दो। और इसके पश्चात जब क्लास ख़त्म हो जाए तो साथियों क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूँ मैं कि आप लोग क्लास को शेयर न करो। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, और शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 151। प्रश्न क्रमांक 151 क्या कहता है, ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में स्थित थी? ठीक है, मत्स्य महाजनपद है, उस मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है विराटनगर किस क्षेत्र में थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी बुंदेलखंड। ठीक है, तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी विराटनगर थी, यह विराटनगर जो क्षेत्र है यह वर्तमान में जयपुर में आता है। कहाँ आता मेरे साथियों? जयपुर में। जयपुर के पास में स्थित है आपका विराटनगर। ठीक है, और इस विराटनगर का उल्लेख महाभारत में भी आता है। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास जो था अपना, यह अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, और विराटनगर वर्तमान में जयपुर के पास में स्थित है। तो जयपुर क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रश्न क्रमांक 151 का राइट आंसर सी वाला होगा मेरे साथियों। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 152। प्रश्न क्रमांक 152 की बात करें तो बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद भेजा था? ठीक है, बिंबिसार ने अवंती के नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद भेजा था? तो मेरे साथियों ऑप्शन है जीवक, ऑप्शन है कालाशोक, ऑप्शन सी है उदायन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो मेरे साथियों जो बिंबिसार हैं, यह बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के स्थापनाकर्ता थे और हर्यक वंश के यह राजा थे। ठीक है, और आपके जो अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, ठीक है, इन प्रद्योत को उस समय पांडु रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था साथियों? पांडु रोग। पांडु रोग का मतलब होता है कि पेट के अंदर पानी का घुस जाना। ठीक है, पेट के अंदर पानी का घुस जाना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पेट के अंदर एक थैली नुमा एक आकृति होती है, उस थैली नुमा आकृति में ही आपका भोज्य पदार्थ और आपका जल वहाँ पर स्टोर होता है, वहाँ जाता है। किंतु आपके थैली से बाहर इन प्रद्योत जी, राजा प्रद्योत के थैली के बाहर पानी चला गया था, यानी पेट के अंदर पानी भर गया, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है। ठीक है, तो प्रद्योत को पांडु रोग हो गया
तब आपके बिंबिसार, राजा बिंबिसार ने आपका जो राजवेद था, बिंबिसार का राजवेद जो था, उस राजवेद को राजा प्रद्योत के इलाज के लिए उनके दरबार में उसको भेजा था। ठीक है, तो प्रश्न यही है कि वह राजवेद कौन था? क्या वह राजवेद जीवक था, या वह कालाशोक था, या वह उदायन था, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, वह जीवक था। ठीक है, जीवक बिंबिसार का राजवेद था जो आपके प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए भेजा गया था। तो प्रश्न क्रमांक 152 का राइट आंसर ए वाला होगा। चलिए आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 153 153। अब प्रश्न क्रमांक 153 क्या कहता है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रहा है कि बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए श्रेणिक, ऑप्शन बी एकराट, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी देवनापियादस्सी। तो मेरे साथियों टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बिंबिसार हैं, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, उन हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का दूसरा नाम आपका श्रेणिक था, यानी वह श्रेणिक के नाम से भी जाना करते थे। तो प्रश्न क्रमांक 153 का राइट आंसर ए वाला यानी श्रेणिक है। चले साथियों, अगर मज़ा आ रहा हो साथियों तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। तो मेरे साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 154। प्रश्न क्रमांक 154 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 154 ये कहता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, और ऑप्शन सी नंदीवर्धन, और ऑप्शन डी शिशुनाग। ठीक है, तो साथियों शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश का की स्थापना आपके शिशुनाग के द्वारा हुई थी। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? शिशुनाग के द्वारा हुई। और इसके अंतिम जो आपके राजा जो थे, ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था वे राजा आपके नंदीवर्धन थे। ठीक है, नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन होगा? नंदीवर्धन। तो राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 155। प्रश्न क्रमांक 155 कहता है कि भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेरे साथियों किसे भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक के नाम से जाना गया है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा वह व्यक्ति हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद ने ही आपके नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और महापद्मनंद एक पहले ऐसे राजा थे जो गैर क्षत्रिय थे। ठीक है, यानी पहली बार गैर क्षत्रिय राजा व्यक्ति राजा बना था। महापद्मनंद की जाति नाई जाति थी और नाई क्षत्रिय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो महापद्मनंद प्रथम गैर क्षत्रिय राजा थे और इन्हीं महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और इसके साथ महापद्मनंद ने आपके एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था द्वितीय परशुराम। याद रखिएगा परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस व्यक्ति ने द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना साथियों महापद्मनंद ने द्वितीय परशुराम की उपाधि को धारण किया था। तो प्रश्न क्रमांक 155 का राइट आंसर ए वाला महापद्मनंद है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नंद वंश की स्थापना किसने की? तो पिछले क्वेश्चन से आपको पता चल गया है कि नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा? घनानंद, शिशुनाग और कालाशोक के द्वारा नहीं, आपके महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 157। बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं मेरे साथियों। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को हम लगभग पूरा कर देंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं और पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी एक्टिविटी जो ऐसी रहती ना तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है।
तो प्रश्न क्रमांक 157 क्या कहता है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 316 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 296 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 330 ईसा पूर्व। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, महान सिकंदर, जबकि उसका एक्चुअल नाम अलेक्जेंडर था। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व को किया था। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला सिंध पंजाब, ठीक है, उस सिंध पंजाब पर एक राज्य था पुरू राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य था? पुरू। ठीक है, इस पुरू राज्य का राजा था पोरस। ठीक है, कौन था? पोरस। पोरस और आपके इस अलेक्जेंडर के बीच में 326 ईसा पूर्व को युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा पोरस युद्ध हार गया। ठीक है, और इस पूरे जो युद्ध को आपके भारतीय इतिहास में झेलम नदी का युद्ध कहते हैं और आपके यूनानी इतिहास में हाइपेटेस्पिच का युद्ध कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व को किया था। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 158 मेरे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का कौन सा वंश राज्य कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब अलेक्जेंडर का युद्ध आक्रमण हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तब आपका शासन चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था, किंतु मेरे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य शासन नहीं कर रहा था, नंद वंश का शासन था और राजा था घनानंद। ठीक है, जब अलेक्जेंडर का भारत में आक्रमण हुआ तब आपके नंद वंश का शासन था और शासन कर रहा था घनानंद, यानी नंद वंश आपके समकालीन था अलेक्जेंडर के। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 158 का राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका? नंद वंश। चले मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 159। प्रश्न क्रमांक 159 क्या कहता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 363 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 245 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 255 ईसा पूर्व। कब आपके अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? और आप सबको पता है साथियों कि कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने फिर युद्ध त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र डाल दिए। ठीक है, तो अशोक ने अपना राज सिंहासन ग्रहण करने के 8 वर्ष के पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था और वह वर्ष था 261 ईसा पूर्व। क्या था? 261 ईसा पूर्व को अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो प्रश्न क्रमांक 159 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरे साथियों याद रखिएगा 11 बजे हमें करंट अफेयर्स की क्लास को लेना है, तो सभी लोग उपस्थित जरूर होना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 160, बहुत आसान सा प्रश्न है साथियों कि इंडिका का लेखक कौन था। ठीक है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए हेनसांग, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फाइयान और ऑप्शन डी डेमेट्रस। कौन आपके इंडिका का लेखक था? तो मेरे साथियों हम सबको ज्ञात है कि इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, मेगास्थनीज जो था यह एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 160 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मेरे मित्रों। चले साथियों, अब इस प्रकार से आप सभी लोगों ने 20 प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, इन 20 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरी मेगा सीरीज को पहुंचा दिया है 160 प्रश्नों तक।
तो मेरे साथियों, आप सभी लोगों को अगर ये 20 प्रश्न यानी आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो आप क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अन्यथा साथियों हमारी क्लास के नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मेरे साथियों, आप मुलाकात करेंगे 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। इतने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।